आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और शायद सबसे ज्यादा बहस वाले हिस्से पर एक गहरी नजर डालने वाली हैं। इसकी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल। प्रियम्बल को ज्यादातर लोग संविधान का एक इंट्रोडक्शन या प्रीफेस ही समझते हैं। हाँ, एक प्रीफेस। बिल्कुल। पर आज हम यही देखना चाहते हैं कि क्या ये सिर्फ एक खूबसूरत परिचय है या फिर ये हमारे संविधान की आत्मा है, मतलब एक ऐसा पावर सोर्स जो पूरे डॉक्यूमेंट को असल मायने देता है। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक बहुत मशहूर ज्यूरिस्ट है N.A. पालखीवाला। उन्होंने प्रियम्बल को संविधान का पहचान पत्र कहा था। आइडेंटिटी कार्ड। ये तो काफी सटीक है। बिल्कुल, क्योंकि ये एक छोटी सी जगह में हमारे संविधान के पूरे दर्शन को, उसके लक्ष्यों को और सबसे जरूरी उसके अधिकार के स्रोत को समेट लेता है। तो चलिए इस पहचान पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत ही बहुत दमदार शब्दों से होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। हाँ, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। बिल्कुल, ये ऐलान है कि इस संविधान को शक्ति देने वाले कोई राजा, कोई बाहरी ताकत या कोई संसद नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोग हैं। जी, सारी अथॉरिटी वहीं से आती है। इसके बाद प्रियम्बल हमें, आप कह सकते हैं, 4 मुख्य बातें बताता है। भारत कैसा देश होगा, ये अपने नागरिकों को क्या देगा और इसे कब अपनाया गया। मतलब सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। सही। सॉवरेन और डेमोक्रेटिक तो काफी सीधे लगते हैं, लेकिन रिपब्लिक शब्द चुनना उस समय के हिसाब से ये कितना बड़ा कदम था। हम ब्रिटिश राज से आजाद हो रहे थे और हमारे देश में 500 से ज्यादा रियासतें थी। ये एक क्रांतिकारी कदम था सच में। हाँ, रिपब्लिक का मतलब है कि देश का मुखिया यानी हमारा प्रेसिडेंट वो चुना हुआ होगा, वंशानुगत नहीं, हेरिडिटरी नहीं, जैसे ब्रिटेन में होता है। बिल्कुल। ये उस मोनार्किकल सिस्टम को पूरी तरह से नकारता था। ये कहना कि कोई भी आम नागरिक भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, उस वक्त वो राजशाही और सामंतवाद की जड़ों पर सीधा प्रहार था। इसने ये तय कर दिया कि भारत में सत्ता किसी एक परिवार की जागीर नहीं होगी। तो ये तो हुई देश की पहचान, लेकिन ये पहचान पत्र नागरिकों से क्या वादा करता है? इसमें जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे बहुत बड़े आदर्शों की बात की गई है। हाँ, और प्रियम्बल सिर्फ इन शब्दों को लिखकर छोड़ नहीं देता, वो इन्हें स्पष्ट भी करता है। वो कहता है जस्टिस सिर्फ अदालतों वाला न्याय नहीं होगा, अच्छा, बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय होगा। मतलब जाति, धर्म या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, आर्थिक रूप से किसी का शोषण नहीं, और सभी को राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी। लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की बात भी दिलचस्प है। प्रियम्बल कहता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा की स्वतंत्रता। लेकिन अक्सर ये सवाल उठता है कि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ खत्म होती है और दूसरे की कहाँ शुरू होती है। और यहीं पर प्रियम्बल की खूबसूरती है। वो एब्सोल्यूट लिबर्टी की बात नहीं करता, वो एक ऐसी स्वतंत्रता की बात करता है जो कानून के दायरे में हो, ताकि समाज में केओस ना फैले। लिबर्टी का असल मतलब है कि व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने का पूरा मौका मिले, बिना किसी अनुचित रोक टोक के। और यहीं पर इक्वालिटी यानी समानता का सिद्धांत आता है। बिल्कुल, जो कहता है कि सभी को आगे बढ़ने के बराबर मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी और किसी को भी कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ये दोनों आदर्श एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये सब सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है, एक बेहतरीन सपना। लेकिन सवाल यह है कि इस सपने की कानूनी हैसियत क्या थी? क्या ये हमेशा से संविधान का एक आधिकारिक हिस्सा माना जाता था? नहीं, और यहीं से प्रियम्बल की असली कहानी शुरू होती है, विवादों और अदालती लड़ाइयों की। देखिए, इसका आधार तो जवाहरलाल नेहरू का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। हाँ, वो तो था। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, क्या प्रियम्बल संविधान का हिस्सा है या सिर्फ एक सजावटी भूमिका है इसकी? एक मिनट, तो ये भी एक सवाल था कि ये संविधान का हिस्सा है भी या नहीं? जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगा होगा जैसे किसी किताब का कवर पेज या उसका पहला पन्ना उस किताब का हिस्सा ही नहीं है। बिल्कुल, और 1960 के बेरूबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। अच्छा। कोर्ट ने माना कि प्रियम्बल संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक चाबी तो है, लेकिन ये संविधान का हिस्सा नहीं है और इसलिए इसे कानून की तरह लागू नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ा झटका था। तो फिर ये सोच बदली कैसे? क्योंकि आज तो हम इसे संविधान की आत्मा कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। इस बदलाव के पीछे क्या था? इस बदलाव के पीछे भारतीय न्यायपालिका का सबसे ऐतिहासिक केस है
1973 का केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल संविधान का एक अभिन्न अंग है। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्या तर्क था? कि प्रियम्बल पर भी संविधान के बाकी हिस्सों की तरह ही संविधान सभा में बहस हुई थी और वोटिंग के बाद इसे पास किया गया था, तो इसे अलग कैसे माना जा सकता है? यहाँ पर बात सिर्फ प्रियम्बल को संविधान का हिस्सा मानने की नहीं थी, है ना? इस केस ने तो कुछ और भी बड़ा किया था। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये फैसला सिर्फ प्रियम्बल के बारे में नहीं था। यहीं से सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के मूल ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत दिया। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? कोर्ट ने कहा कि संसद आर्टिकल 368 के तहत संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल चरित्र, उसकी बुनियाद को नहीं बदल सकती। और प्रियम्बल उस मूल चरित्र को समझने की चाबी है। वो एक जीपीएस है जो बताता है कि संविधान की मंजिल क्या है। मतलब अगर कोई भी संशोधन उस मंजिल से भटकाने की कोशिश करेगा तो वो असंवैधानिक होगा। एग्जैक्टली। तो प्रियम्बल एक सजावटी परिचय से संविधान का रक्षक बन गया। बिल्कुल। लेकिन इसकी कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसमें बदलाव भी किए गए। हाँ, और वो भी बहुत विवादास्पद परिस्थितियों में। मैं 42वें संशोधन की बात कर रही हूँ। जी। 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए प्रियम्बल में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। लेकिन ये संशोधन इमरजेंसी के दौरान किया गया था, जब नागरिकों के अधिकार निलंबित थे और विपक्ष के कई नेता जेल में थे। ये बात इसकी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है ना? ये आज भी एक बहुत बड़ी राजनीतिक और कानूनी बहस का मुद्दा है। आलोचक कहते हैं कि जब लोकतंत्र खुद निलंबित था, तब संविधान की आत्मा में इतना बड़ा बदलाव कैसे किया जा सकता है? खैर, अगर हम इन शब्दों के मतलब को देखें तो सोशलिस्ट शब्द को लेकर काफी भ्रम होता है। हाँ, क्योंकि भारत का समाजवाद वो रूस या चीन के कम्युनिस्ट समाजवाद जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमारा समाजवाद डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, जो मार्क्सिज्म और गांधीज्म का एक मिश्रण है, जिसमें गांधीवादी समाजवाद का प्रभाव ज्यादा है। तो इसका असल उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य उत्पादन के साधनों पर सरकार का कब्जा करना नहीं, बल्कि गरीबी, बीमारी और अवसरों की असमानता को खत्म करना है। यहां पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन कई लोग ये भी तर्क देते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद जब हमने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला, तब से ये सोशलिस्ट शब्द प्रियम्बल में एक विरोधाभास की तरह लगता है। एक जायज सवाल है। क्या ये आज भी प्रासंगिक है या सिर्फ एक ऐतिहासिक अवशेष बनकर रह गया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि भारतीय समाजवाद का मतलब प्राइवेट सेक्टर को खत्म करना नहीं है। आज इसकी व्याख्या एक वेलफेयर स्टेट यानी एक कल्याणकारी राज्य के रूप में ज्यादा की जाती है। अच्छा। जिसका काम है कि विकास का लाभ समाज के सबसे निचले तबके तक पहुंचे। तो शब्द भले ही पुराना लगे, लेकिन उसकी भावना आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। और दूसरा शब्द सेक्युलर, क्या भारत इस संशोधन से पहले सेक्युलर नहीं था? संविधान में तो पहले से ही धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देने वाले आर्टिकल्स मौजूद थे। ये एक और महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है भारत हमेशा से ही सेक्युलर था। हमेशा से? जी। आर्टिकल्स 14, 25, 29, 30 ये सब प्रावधान तो पहले से ही मौजूद थे। प्रियम्बल में इस शब्द को जोड़कर बस उस बात को और स्पष्ट रूप से कह दिया गया जो पहले से ही संविधान की भावना में मौजूद थी। और हमारे यहाँ का सेक्युलरिज्म पश्चिमी देशों से अलग है। बहुत अलग है। पश्चिमी देशों में नेगेटिव सेक्युलरिज्म है, जहां धर्म और राज्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहते हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म मतलब ये कि राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करेगा और उन्हें संरक्षण देगा। सर्वधर्म समभाव। सर्वधर्म समभाव? जी। तो कुल मिलाकर इस पूरी यात्रा को देखने के बाद आज प्रियम्बल का महत्व क्या है? ये सिर्फ एक सुंदर परिचय है, संविधान का जीपीएस है, या इससे भी ज्यादा कुछ? ये एक सुंदर परिचय से कहीं ज्यादा है। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों और संविधान निर्माताओं के दर्शन का सार है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक सदस्य थे के.एम. मुंशी। हाँ, मैंने पढ़ा है उनके बारे में। उन्होंने इससे हमारे सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का भविष्यफल हॉरोस्कोप कहा था। यह हमें बताता है कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए। और कानूनी तौर पर क्या आज कोई नागरिक सिर्फ प्रियम्बल के आधार पर कोर्ट जा सकता है? सीधे तौर पर नहीं, यह नॉन जस्टिशिएबल है। मतलब कानूनी रूप से कोर्ट में लागू करने योग्य नहीं है।
अच्छा। आप सिर्फ प्रियम्बल में इक्वालिटी लिखा है यह कहकर नौकरी नहीं मांग सकते। उसके लिए आपको संविधान के आर्टिकल 16 जैसे प्रावधानों का सहारा लेना होगा। तो फिर इसकी असली ताकत क्या है? इसकी असली ताकत व्याख्या में है, इंटरप्रिटेशन में। जब भी संविधान के किसी प्रावधान या किसी कानून का मतलब अस्पष्ट होता है तो सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल की रोशनी में ही उसका सही मतलब ढूंढता है। यह एक मार्गदर्शक सितारे की तरह है, एक नॉर्थ स्टार की तरह जो हमारे कानून और शासन के रास्ते को रोशन करता है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस गहरी चर्चा से ये तो साफ है कि प्रियम्बल सिर्फ शब्द नहीं बल्कि हमारे संविधान की धड़कन है। इसकी यात्रा एक सीधे साधे परिचय से शुरू होकर संविधान के मूल ढांचे का संरक्षक बनने तक की एक असाधारण कहानी है। ये हमें लगातार याद दिलाता है कि हम एक देश के रूप में कौन हैं और हमें क्या बनना है। लेकिन जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने चर्चा की, सोशलिस्ट और सेक्युलर शब्द 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए। अगर केशवनंदा भारती केस यह कहता है कि प्रियम्बल संविधान के मूल ढांचे को समझने की चाबी है, तो एक जटिल सवाल ये उठता है, क्या एक ऐसा संशोधन जो खुद इमरजेंसी जैसी असाधारण और अलोकतांत्रिक परिस्थितियों में किया गया हो, संविधान के मूल ढांचे की व्याख्या कर सकता है? क्या उस संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्द भी मूल ढांचे का हिस्सा माने जाएंगे? ये एक कानूनी और दार्शनिक पहेली है जिस पर आज भी बहस जारी है।